नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 मैं अजय कुमार झा आपके साथ। मेरा एक शॉर्टर वर्जन भी है इंडिया पॉलिटिक्स के नाम से, आप उसे देख सकते हैं शॉर्ट यूट्यूब पर। उसमें मैं नंबरिंग नहीं करता था पर अब करने लगा हूँ। अब मैं उसे इंडिया पॉलिटिक्स 1 कहने लगा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। लाइटर वेन में होता है पर है, आप उसे एंजॉय करेंगे। अभी हम लोगों ने जो चर्चा की थी पिछले दिनों, उसमें अपोजिशन पार्टी की यूनिटी की बात हम लोगों ने की थी और वो कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है। यूनिटी की बात हो रही है। संसद में जिस तरह से चीज़ें चली उससे बिल्कुल साफ उभर करके आया कि अपोजिशन पार्टियां यूनाइट सचमुच हो रही हैं और ये स्थिति अगर आगे बढ़ी तो भाजपा के लिए संकट पैदा होगी। इस बात पर भी चर्चा हो रही थी, लेकिन यह कोई इटर्नल ट्रुथ तो है नहीं और था भी नहीं। चीज़ें इसमें काफ़ी अलग अलग जिग जैग वे लेती हुई बढ़ने लगी। संसद की जो मॉनसून सेशन खत्म हुए उसके बाद अब कांग्रेस और आप के बीच में सीट शेयरिंग की बातें शुरू हुई और इधर जब सीट शेयरिंग की बातें शुरू हुई तो बातें संभवतः दिल्ली से ही शुरू किया है इन लोगों ने। यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल विपरीत दिशा में जाती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस और आप के बीच उस तरह का कोई एका नहीं दिख रहा, बल्कि बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। यहाँ पर दोनों पार्टियों ने अपनी ताकत इस तरह से लगाई हुई है कि वो दोनों को लगता है कि पूरा का पूरा हिस्सा उन्हीं का है। दिल्ली के पूरे लोकसभा सीटों पर 7 लोकसभा की सीटें हैं दिल्ली की, अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो। और हमें पता है कि केजरीवाल जी दिल्ली के बेताज बादशाह हैं। कम से कम स्टेट असेंबली जो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से जो इलेक्शंस होते हैं इस राज्य में, केंद्र प्रशासित राज्य में, वहाँ तो शुरुआत जिस तरह से केजरीवाल जी ने किया वो सीधे आकर के क्राउन पर भी रुके, क्राउन पाने के बाद ही रुके। सत्ता के कंप्लीट कमांड उनके हाथ में आ गए। ये हम लोगों ने देखा है राज्यसभा के उनके राज्य के इलेक्शंस में। परंतु चीज़ें ठीक इसके विपरीत लोकसभा के इलेक्शन में हुई। वहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं मिला और न ही कांग्रेस को मिला। तो अब जो क्लेम की बातें हो रही हैं दोनों के बीच कि किसकी जागीरदारी है दिल्ली पर, तो स्वाभाविक है केजरीवाल जी का पलड़ा भारी था। केजरीवाल जी ने जो केंद्र प्रशासित राज्य के स्वरूप के अंदर जिस तरह से उन्होंने अपनी पैठ बनाई है और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को धूल चटा करके कांग्रेस से ही सत्ता हासिल किया है, वो उसका जो एक दिग्दर्शन है उन्होंने भाजपा को भी कराया है। भाजपा भी वहाँ उनसे पार नहीं पा रही है, वो तो स्थिति है। लेकिन क्या हो जाता है कि लोकसभा में चीज़ें बदल जाती हैं। अब यही एक बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न पैदा करता है, रिडल है। इसको ऐसे कहें कि एक रिडल है, इसका कोई जवाब नहीं है लोगों के पास। लेकिन अगर थोड़ा हम जवाब खोजने की कोशिश करें तो लोकसभा चुनाव के 2014 के को अगर हम देखें तो 2014 में ओवरऑल वोटर टर्नआउट का मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कितने परसेंटेज ऑफ वोट्स गिरे। सारे लोग तो जाते नहीं है ना, ये तो कहीं नहीं होता है, किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं होता है, देश दुनिया में कहीं नहीं होता है। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं की भी चर्चा कर लीजिए, भारत, कहीं नहीं होता है। तो उस वक्त 65% के आसपास टर्नआउट हुआ था। अरे वो जो सभी पार्टियों को जिन लोगों ने वोट दिया अपने अपने हिसाब से, और उसमें अगर आप देखिए तो 2014 की बात मैं कर रहा हूँ, 2014 में 40% के आसपास वोटर ने, उसमें से जितने लोग टर्नआउट हुए थे उसमें से 40% लोगों ने, 40 से थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत माइन्यूट स्केल में, वो भाजपा के हिस्से गया। और कांग्रेस की बात करें तो 15% वो कांग्रेस के हिस्से गया और आपके हिस्से 32% से ज़्यादा, मतलब 32% से ज़्यादा, 33 तक आप कह सकते हैं, उतना परसेंट गया। लेकिन हुआ क्या, 40% के वोट पर ही भाजपा 7 सीटें लेकर चली गई। 2014 की बात मैं कर रहा हूँ। और ये दोनों रह गए सिफर, न कांग्रेस को कुछ मिला और न आपको। अब देखिए
करीब करीब दोनों को अगर हम मिला लें तो 32 और 10, 42, 45, 46, 47, करीब करीब 47% से ऊपर अगर इनके टोटल वोट अगर आप देखें वोटर टर्नआउट में जो परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं वो भाजपा से इनको ज़्यादा मिले। लेकिन चूंकि ये बिखरे हुए थे, बटे हुए थे, वोटर्स की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद ये लोग हार गए। बस वही बात जो लोग कहते हैं कि हम लोगों का वोट, अपोजिशन पार्टियां कहती हैं कि हम लोगों के वोट बढ़ जाते हैं, इसलिए हम लोगों को एक होना होगा, और उसी क्रम में ये चल रहा है। तो ये बात वहाँ से तो सही आ रही है। और ये 2014 की बात कर रहा हूँ, उतना के बावजूद भी कांग्रेस और आप दोनों सिफर होकर के निकली। और 2019 की बात हम करते हैं तो 2019 में अगर आप सचमुच देखिए तो टोटल वोटर टर्नआउट घटा, 19 में घट गया। मोदी जी का वो करिश्मा 19 में आश्चर्यजनक रूप से घटा, और घटा तो कितना, 65 से सीधे 5% के ज़्यादा आप मान लीजिए कि घट गया। 60%, फिर भी एक ओवरऑल आप मान लीजिए कि 60% के आसपास हुआ गया, 5% से अधिक के करीब करीब, या 5% ही मान लीजिए उतना घटा। लेकिन भाजपा का जो परसेंटेज ऑफ वोट था वो बढ़ गया, 40 जहां उसे पिछली बार मिला था वो 56% से भी ज़्यादा, आप 56 से ज़्यादा 57% के आसपास आ गया। और कांग्रेस का 22, कांग्रेस का भी बढ़ा। आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस का भी परसेंटेज बढ़ा। तो गिरा किसका, गिरा आपका, मतलब केजरीवाल जी का। यह भी अपने आप में एक सरप्राइज है। केजरीवाल जी तो काम करते रहे हैं इस बीच में, लेकिन उनका परसेंटेज ऑफ वोट्स घट गया। लेकिन नेट रिजल्ट क्या हुआ, फिर वही सिफर। इन दोनों पार्टियों के हिस्से 2019 में भी वही 0-0, और भाजपा वही 7। मतलब कि फिर वहाँ भाजपा ने इन लोगों को धो करके रख दिया। अब देखिए ये एक 2024 आ रहा है। अब यहाँ पर स्वाभाविक है कि दोनों, अब कांग्रेस के साथ ये है कि कांग्रेस ने दिल्ली गंवाया है केजरीवाल जी को उन्होंने दे दिया, तो इसलिए उनकी इज्जत की भी बात है कि वो भी यहाँ अपनी ताकत दिखलाना चाहते हैं। उन्होंने भी देखा है कि उनके परसेंट ऑफ वोट बढ़ भी रहे हैं, 14 और 19 में उनके परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ गए। तो उनका क्लेम है, वो कहते हैं कि हमें तो सारी सीटों पर लड़ना है। लेकिन उधर केजरीवाल जी की पार्टी है, वो कहती है कि नहीं, ये नहीं होने वाला है, हम लोग भी उस तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब ये हो सकता है, ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि ये संभव नहीं था, लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा, परंतु ऐसा हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि एक निगोशिएशन के लिए संभवतः कांग्रेस ने 7 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है, कि उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि वो 7 सीटों पर लड़ेंगे, 7 सीटों पर लड़ेंगे, और वो कांग्रेस के साथ भी रहेंगे। ऐसा कैसे हो पाएगा? हालांकि एक तरह से आपने यह धमकी भी दे दी है कि वो बिल्कुल INDIA जो उनका संगठन बना है वो उससे छोड़ देना मंजूर करेंगे, परंतु वो 7 सीटों पर कांग्रेस को लड़ने नहीं देंगे, वो उनकी हिस्सेदारी तो वहाँ होगी। देखते हैं, ये भी एक निगोशिएशन का तरीका है। मार्केट और पॉलिटिक्स कई मामले में बड़े सिमिलर तरीके से बिहेव करती हैं, और उसी तरह से उनका ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री भी देखने को मिलता है। ये निगोशिएशन का तरीका है, बार्गेनिंग हो सकता है। लेकिन मुझे बिल्कुल अभी भी भरोसा नहीं है कि कांग्रेस सारी सीटों पर लड़ेंगी। कांग्रेस जरूर आपको कुछ सीटें देगी, इसीलिए उसने पूरा का पूरा एक कठोर स्टैंड बना करके रखा है कि आगे निगोशिएट करने में उनके पास लीवरेज रहे। और भाजपा का भी परसेंटेज बढ़ता जा रहा है वोटर्स का। लेकिन दुख की बात यह है कि ओवरऑल टोटल परसेंटेज ऑफ वोट्स जो है वो घटा, 65 से 60 के आसपास आ गया। और अगर अभी 60 से 55 आ गया, और इन दोनों ने कांग्रेस और आपके बीच लास्ट आवर में कोई समझौता हो गया, तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं भाजपा के लिए। इससे हम सीधे ये नहीं कहेंगे कि वो सब कुछ भाजपा के अंत में हर हाल में होने वाला है। तो अब ये तो स्थिति है। 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, सीट शेयरिंग पर बातें चलने लगी हैं। अब इसमें थ्रेटनिंग भी दिए जा रहे हैं एक दूसरे को,
कांग्रेस ने बिल्कुल एक तरह से उसने भी कह ही दिया है कि वो वहाँ कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति में है नहीं। और आपने भी ऐसा ही कहा है, चूँकि कांग्रेस ने तो सातों सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी। अब ये सब चीज़ें हैं। बम्बई में जो इन लोगों का मिलन होने वाला है एक बार फिर से 31 अगस्त और 31 अगस्त और 1 सितंबर को, तो वहाँ कई चीज़ों का होना है, तय होना है। वहाँ संयोजक भी होना है, वहाँ नीतीश कुमार जी के वाला भी मसला है। अब नीतीश कुमार जी क्या करेंगे, अब उस पर भी हम लोग कल भी इस पर चर्चा की थी, आगे भी देखते हैं, करते ही रहेंगे समय के साथ। लेकिन आज जब मैं दिल्ली पर बात कर रहा हूँ और साथ ही साथ अपोजिशन यूनिटी की बात कर रहा हूँ और साथ ही साथ भाजपा की स्थिति की बात कर रहा हूँ, तीनों को मिला करके देखने से आज की स्थिति तो मुझे यही लग रही है। अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं तो आप मुझे इस बात पर अपना राय दीजिए। सहमत नहीं है तब भी दीजिए। अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट करिए। ख्याल इतना ही रखिए कि भाषा में नम्रता हो, और बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे चाहें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एक बार मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूँ, अगर आपने पहले से इसे सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ शेयर, अगर आपने पहले भी शेयर करा हुआ है तो आप कुछ और लोगों को शेयर करिए। ये आपसे मेरा आग्रह है। देखते हैं, अब आगे फिर बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।